नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और साइंस के क्वेश्चंस हम लोगों ने करना शुरू किया था, जिसमें 70 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1 में, और ये हमारा पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग फिर से 70-75 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले ये हमारे कुछ नंबर्स हैं, कुछ लिंक्स हैं जहां से आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बीपीएससी और विभिन्न अन्य एग्जाम्स के लिए। तो जरूर जुड़िए हमसे, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे थे उनके स्लाइड्स हैं, और अब हम लोग चलने वाले हैं 71 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये 70 नंबर का एक बार और रिवीजन करा दूं, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, C/5 = F-32/9, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह नहीं, यहाँ पर ग्रह होना चाहिए, ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। इसका आंसर है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और जरा सा मुझे सबसे छोटे ग्रह का नाम भी जरूर बताइएगा कमेंट में, यदि आप जानते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। इन एयर विच गैस हैज मैक्सिमम अमाउंट? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप जानते हैं सबसे ज्यादा हवा में जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन, और ये कितना होता है? 78% होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये होता है 21%, टोटल हो गया 99%। और उसके बाद जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, जो कि पिछले वीडियो में भी बताया था, और बाकी में अन्य गैसेज और धूल कण होते हैं, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। वर्णांधता का क्या मतलब? कलर ब्लाइंडनेस। तो इन कंपैरिजन टू फीमेल, मेल हैज हाई कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं। बात तो सही है कि मेंटल स्ट्रेस पुरुषों को ज्यादा होता है। वे अधिक देर तक घर से बाहर रहते हैं, ये भी सही है। पुरुष जो है हमारे देश में ज्यादा बाहर रहते हैं महिलाओं की तुलना में। उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ये भी बात सही है। और उनमें साधारणतया कम चर्बी होती है, ये बात सही नहीं है। कम चर्बी किसी में भी हो सकता है, महिलाएं तो आजकल और भी ज्यादा स्लिम ट्रिम होती हैं, तो कम चर्बी वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या है बात कि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। जो पुरुष होते हैं उनमें एक्स वाई होता है, और महिलाएं जो होती हैं उनमें एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और यही कारण है कि कहा जाता है कि पुरुषों पर डिपेंड करता है कि जो बच्चा होगा वो क्या होगा, पुरुष होगा या महिला होगी। मतलब बच्चा जो होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये पुरुषों पर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि x x से रिएक्ट किया तो क्या हुआ? x x बन गया, मतलब कि y होगा। और यदि y x से रिएक्ट कर गया तो क्या होगा? y और x मिलकर के तब ये क्या हो जाएगा? सॉरी, x और x अगर मिल गए तो ये क्या होगा? गर्ल होगी, ठीक है। और x और y मिल गया तो ये क्या होगा? बॉय होगा, ठीक है। तो महिलाओं में केवल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और पुरुषों में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दे हैव ओनली वन क्रोमोसोम, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी पर रेगिस्तान की संभावना अधिक है, कहाँ अधिक है? लगभग The chances of desert on the earth is more, लगभग 0 डिग्री अक्षांश यानी कि अराउंड 0 डिग्री लैटिट्यूड, लगभग 23 डिग्री अक्षांश, लगभग 50 डिग्री अक्षांश, या फिर लगभग 70 डिग्री अक्षांश।
कहां पर सबसे ज्यादा संभावना होगी डेजर्ट होने की? तो पृथ्वी पर जो अधिकांश जो डेजर्ट है वो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास है, ठीक है। 20 to 23 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास जो है अधिकतर डेजर्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये जो होता है ना, अधिकतर जो होता है, अगर हम अपने देश में भी देख ले तो ये अधिकतर जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादातर होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओजोन परत की ऊंचाई है, द हाइट ऑफ ओजोन लेयर इज 10 से 20 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर या फिर 110 से 120 किलोमीटर। अब यहां पर यदि हम लोग बात करें ओजोन परत की, तो ओजोन परत क्या करता है, सन से जो अल्ट्रा वायोलेट रेज निकलते हैं, अल्ट्रा वायोलेट रेज यानी कि जो आपके पाराबैंगनी किरणें होती हैं, पाराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनसे हमें बचाता है ये, ठीक है। और ये जो है आपका ओजोन परत, यह किसका भाग होता है, यह होता है स्ट्रेटोस्फेयर का भाग होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर जो वायुमंडल की परत है उसका यह भाग होता है, ठीक है। और यह जो है आपका 15 से लेकर 40 किलोमीटर के क्षेत्र में यह पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो 15 से 40 किलोमीटर के रेंज में सबसे सटीक आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है वो है आपका बी। तो यही 40 से 50 किलोमीटर यहाँ पर आंसर हम दे देंगे, या फिर अगर ई ऑप्शन होगा तो ई ऑप्शन मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसलिए ये होगा। अगर माइल्स में देखें तो 10 से 25 माइल्स होता है, ठीक है। 10 से 25 माइल्स होता है, तो माइल्स में भी याद रखिए और किलोमीटर में भी याद रखिए आप, ठीक है। दोनों काम आएगा, कुछ भी पूछ सकता है ना। चलिए, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका जो है वो ज्यादा ठंडा लगता है, क्यों? इन विंटर सीजन इफ वी टच आयरन ब्लॉक एंड वुडन ब्लॉक इन द मॉर्निंग देन वी फील आयरन ब्लॉक इज कोल्डर देन वुडन ब्लॉक, बिकॉज लोहे का गुटका का ताप जो होता है लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की गुटका में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक होता है, या लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। तो भारीपन का तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये ताप जो है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, ये इसका तो इसी का तो कारण पूछा जा रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोहा जो होता है वो उष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है। तो गर्म भी बहुत जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी होगा और ठंडा भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि यदि हम लोग विंटर के सीजन में देखें तो चूंकि तापमान बाहर का कम होता है तो इस कारण से लोहे का टुकड़ा जो होता है जल्दी ठंडा हो जाता है और ज्यादा ठंडा होता है लकड़ी की तुलना में, ठीक है। लकड़ी उष्मा का जो होता है चालक तो होता नहीं है, कुचालक होता है, ठीक है। तो इस कारण से बहुत कम चालकता होती है लकड़ी में, ठीक ना। एक सिरा आप लकड़ी का जला दो तो दूसरा सिरा आप पकड़ सकते हो, है ना, मतलब चालकता उसमें नहीं होती है। बहुत नजदीक जब आग पहुंच जाएगा तब आपको हल्का हल्का गर्मी महसूस होगा, वरना गर्मी महसूस नहीं होगी, है ना। बहुत कम चालक होता है या कुचालक भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आयरन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड, ठीक है। 76 का बी। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आइसोटोप ऑफ एनी एटॉमिक न्यूक्लियस इज दैट न्यूक्लियस इन विच न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। देखिए, आइसोटोप को हिंदी में क्या कहते हैं, आइसोटोप को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक, समस्थानिक कहते हैं। और यह क्या होता है, इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या जो होती है वो सेम होती है, परमाणु संख्या जो होती है वो सेम होता है, ठीक है। और परमाणु भार जो होता है या द्रव्यमान जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। तो परमाणु भार किससे किससे मिलकर के बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से मिलकर के बनता है, और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो परमाणु संख्या को बताता है, ठीक है। तो परमाणु संख्या चूंकि सेम है तो प्रोटॉन सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो बदल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा आइसोबार में।
अब हम आइसो बार यदि देखें, आइसो बार में क्या होता है कि परमाणु संख्या जो होगी वो अलग होगी, वो डिफरेंट होगी, जबकि परमाणु भार जो होगा या परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? एक्टिव केमिकल इन मॉस्किटो रिपेलेंट इज, तो एलिथ्रिन, एट्रोपिन, 2 आइसोप्रोपोक्सीफिनाइल या फिर बेंजीन हेक्साफ्लोरिन। तो इसमें जो होता है आपका एलिथ्रिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा एलिथ्रिन होता है इसमें। मॉस्किटो भगाने वाली जो दवाएं होती हैं, चाहे वो आपका लिक्विड हो या फिर जो आपका आता है अगरबत्ती भी आजकल आता है, और वो गोल वाला भी आता है ना, चक्र जैसा। तो ये सब जितने भी होते हैं उसमें एलिथ्रिन पाया जाता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो C19H26O3 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी आप याद रखिएगा और एलिथ्रिन भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह जो पानी से ढकी है, सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड बाई वाटर इज अबाउट 1/4, 1/2, 2/3 या फिर 3/5। तो यहां पर हम लोग देखें तो पृथ्वी की सतह जो पानी से ढकी है वो कितनी है, 2/3। पृथ्वी का 2/3 भाग जो होता है, 2/3, इसको 2/3 को क्या कहते हैं, 2/3 कहते हैं। तो 2/3 भाग जो होता है लगभग 60 to 70% जो है वो आपका पानी से ढका हुआ है। ठीक है, अब ये पानी जो है वो आपका जल के रूप में भी है और साथ में बर्फ के रूप में भी है। ठीक है, जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर बर्फ के रूप में है, और बाकी जो महासागर वगैरह है, सागर है, झील है, नदियां हैं, इन सब में जल के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ध्रुव तारा की ओर कौन से नक्षत्र या तारे सीधे जाते हैं? विच कंस्टेलेशन स्टार्स डायरेक्ट टुवर्ड्स पोल स्टार। ध्रुव तारा की ओर कौन से नक्षत्र तारे सीधे रेखांकित करते हैं या दिखाते हैं? सप्तर्षि या फिर एरीज या फिर स्कॉर्पियन या फिर टॉरस। यहाँ पर जो है आपका हिंदी में गलत लिखा हुआ है, तो ग्रेट बियर, एरीज, स्कॉर्पियन या फिर टॉरस। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि ग्रेट बियर। जो आपका सप्तर्षि तारामंडल होता है, सप्तर्षि या फिर ग्रेट बियर तारामंडल होता है, वह ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है। ठीक है, और ध्रुव तारा जो है वो आपको दिशा दिखाने के लिए यूज किया जाता था जब आपका कंपास जो है उसका आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, तो ध्रुव तारा जो है वो याद रखिएगा, और यहाँ पर सप्तर्षि भी याद रखिएगा। 7 तारे होते हैं उसमें। भारी पानी वह पानी होता है, हेवी वाटर इज दैट वाटर विच, जिसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, कंटेन्स अनडिजॉल्व्ड साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है और जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो भारी पानी किसको कहते हैं? भारी पानी कहते हैं D2O को। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं, और ये ड्यूटेरियम क्या है? ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 81 का आंसर सी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु नाभिक के अवयव हैं। द फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज। परमाणु नाभिक में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तीनों तो होता नहीं है। आप जानते हैं कि नाभिक होता है और उसके चारों तरफ जो है सेल होते हैं, सेल होते हैं, और इसी में सबसेल भी होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका सेल और सबसेल में चक्कर लगाता रहता है, सेल में जनरली चक्कर लगाता रहता है। और परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें निगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके नाभिक के केंद्र में होते हैं, उसके अवयव होते हैं। तो 82 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी एट द एज ऑफ 20 ईयर्स इज अबाउट, कितना होता है? तो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है, अब 206 हड्डी होती है, तो यहाँ पर जो है ये गलत दिया हुआ है, लगभग में भी दिया हुआ है तो भी 200 दिया हुआ है, 200, 300 दिया हुआ है और 100 दिया हुआ है। अब इसमें जो है आपका 205 भी यदि ऑप्शन में होता तो उसको मार सकते थे, लेकिन 200 है तो बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा?
डी होना चाहिए, और बीपीएससी ने डी आंसर सही माना है तो आप भी डी मानिए। वैसे लगभग पूछ रहा है तो 200 भी दिया जा सकता था, लेकिन बीपीएससी जो सही मान रहा है वही आप भी मानिए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। एचआईवी से फैलने वाली बीमारी है, एचआईवी से फैलने वाली बीमारी कौन सा है? तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं, क्षय रोग, टीबी, दस्त, कैंसर या फिर एड्स। तो इस एचआईवी वायरस से कौन सा होता है? यहाँ पर एड्स होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये जो है आपका एचआईवी याद रखिएगा, ठीक है। एचआईवी से कौन सा होता है? एड्स होता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटा जल रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? 100 गुना 10 कर दें तो ये आपका पावर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 वाट आवर हो जाएगा, 1000 वाट आवर हो जाएगा ना। अब इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि 1000 वाट आवर को क्या कह सकते हैं? 1 किलो वाट आवर। और जो हमारा बिल आता है वो किस में आता है? किलोवाट आवर होगा, सॉरी प्रति आवर नहीं, किलोवाट आवर होगा। तो अब हमारा बिल किस में आता है? 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 इकाई आंसर हो जाएगा, ठीक। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 इकाई यानी कि बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो, +2 डायोप्टर हो, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब इसका जो लेंस की जो शक्ति है निकालने का फॉर्मूला होता है, लेंस का जो पावर यदि हम लोग P मान ले तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। अब यहां पर आपको फोकस दूरी निकालना है, तो P दिया हुआ है 2, ठीक है। 2 = 1/f कर दीजिए, ठीक है। तो f क्या हो जाएगा? 1/2 यानी कि 0.5। तो ये क्या हो जाएगा? आपका 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला वगैरह याद रखा करिए। लेंस का जो फॉर्मूला है खास करके आप फिजिक्स में याद रखिए। लेंस का इलेक्ट्रिक मतलब आपका जो मिरर है या फिर आपका लेंस है, ठीक है, ये सब का फॉर्मूला याद रखिए। या फिर आप लाइट में जितने फॉर्मूलाज हैं वो सब याद रखिए। इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी फॉर्मूला है वो सब याद रखिए, ठीक है। और आपका डायनेमिक्स का जितना भी फॉर्मूला है फिजिक्स में, ठीक है, ये सब याद रखिए। तो आपका हीट का कुछ फॉर्मूला होता है वो याद रखिए। तो ये सब फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट या फिर फोर्ट्रैन? तो बेसिक भी है, सी और C++, जावा, ओरेकल, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। फोर्ट्रैन भी है। फास्ट जो है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फास्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार की बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार बैटरी इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर हम लोग डालते हैं बैटरी में, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में नहीं डालते हैं ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 88 में यदि हम लोग देखें तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मजबूत अम्ल भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड इसको कहा जाता है। और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं? HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो कार बैटरी में यूज किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁹ ग्राम, 10⁻12 ग्राम या फिर 10⁻15 ग्राम। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक पिकोग्राम जो होता है वो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है? विलियन का यानी कि सॉल्यूशन का, कोलाइड विलियन यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन का, इमल्सन का या फिर वायु विलियन का, एयर सॉल्यूट का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दूध जो है वसा और पानी का मिश्रण होता है। दूध क्या होता है? दूध में वसा होता है, फैट होता है और प्लस में पानी होता है यानी कि जल होता है, वाटर होता है। अब ये दोनों ही जो होते हैं वो विलेयशील नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? विलेयशील नहीं होते हैं दोनों। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा। ऐसा मिश्रण जिसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें से दोनों विलयशील नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है? इमल्सन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दूध क्या है? एक इमल्सन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ओजोन परत की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? अब इसमें देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं CFC। और ये कहां पाया जाता है? तो ये जो है हमारा फ्रिज जो होता है हमारे घर में, उसमें भी ये गैस पाया जाता है। ठीक है, फ्रिज को खोलिएगा तो CFC गैस निकलता है। ठीक है, और ये जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, या फिर एसी में होता है, एसी में भी ये गैस होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन बढ़ाता है और साथ में ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। ग्रीन हाउस गैसेज इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आयरन इज ऑब्टेन्ड? चूने का पत्थर, पिंच ब्लेंड, मोनाजाइट और हेमेटाइट। तो इसमें यदि हम लोग देखें तो चूने के पत्थर से लोहा तो प्राप्त होगा नहीं, पिंच ब्लेंड जो होता है उससे भी नहीं होगा। ठीक है, मोनाजाइट से भी नहीं होगा। हेमेटाइट जो है वो क्या है? लोहे का अयस्क है, और है। ठीक है, तो इससे प्राप्त जरूर होगा। ठीक है, हेमेटाइट से जरूर प्राप्त होगा। ठीक, एक होता है आपका Fe2O3 और एक होता है Fe3O4। ठीक है, तो ये दोनों से ही आपका लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये पूछा जा रहा था। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज। जितने भी विटामिन है, जितने भी विटामिन हैं, सब का आप रासायनिक नाम, इसकी कमी से होने वाले रोग और इसका जो स्रोत होता है ये जरूर याद रख लीजिए। कौन सा पानी में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इससे निश्चित तौर पर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है पूछा जा रहा है? स्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, साइट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक अम्ल। अब इसमें यदि हम लोग देखें तो विटामिन सी आपको किस चीज से मिलता है? खट्टे चीजों से मिलता है। ठीक है, जो भी खट्टी चीजें होती हैं उनसे हमको विटामिन सी की प्राप्ति होती है। जैसे टमाटर हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सबसे हमको विटामिन सी प्राप्त होता है। अब यहाँ पर विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है स्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है ना। और इसी तरह से बाकी सबका भी जो नाम है, केमिकल नाम, वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें यदि, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ये पूछा जा रहा है। द क्रिएशन ऑफ एनर्जी ऑन द सन इज बाय। परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, ऑक्सीकरण प्रक्रिया या फिर प्रतिक्रियाओं में कमी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, और यहां पर क्या हो जाएगा? अवकरण हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिक्रियाओं में कभी नहीं, ये हो जाएगा अवकरण प्रतिक्रिया। ठीक है, अवकरण प्रतिक्रिया यहां पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें किससे होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, मतलब कि नाभिकीय संलयन से होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना देते हैं? यहाँ पर हीलियम बना देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाएंगे और इस तरीके से न्यूक्लियर फिजन होगा जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 95 क्या है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है ये पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो कार्बन? डायमंड, ग्रेफाइट, कोल और नन ऑफ दिस। अब इसमें क्या हो जाएगा? हीरा में हीरा है, ग्रेफाइट है, तो ये सब तो जो है, ये दोनों तो जो है वो कार्बन का ही अपर रूप है, ये तो
ठीक है, तो ये दोनों में तो होगा ही होगा, हीरा में, ग्रेफाइट में। यहाँ पर कोल का मतलब क्वार्ट्ज लिखा गया है, ये कोयला होना चाहिए, तो कोयला भी जो होता है उसमें भी कार्बन होता ही होता है। आपको बताया हूँ बिटुमिनस में कितना परसेंट कोयला मतलब कार्बन होता है, लगभग 78% कार्बन होता है बिटुमिनस में, है ना। तो कोयला तो होगा ही, कार्बन कोयला में तो होगा ही। यहाँ पर नन ऑफ दीज है यहाँ पर दिया हुआ, और यहाँ पर प्लेटिनम दिया हुआ है, तो नन ऑफ दीज भी दे सकते हैं और प्लेटिनम भी दे सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आप दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सर सीवी रमन रिसीव्ड नोबेल प्राइज ऑन फिजिक्स इन 1928, 1930, 1932, 1950। अब सीवी रमन को कब नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था, ये देखना जरूरी है। तो ये जो है आपका 1930 में इनको प्राप्त हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? 1930। और किस चीज में प्राप्त क्यों हुआ था? तो रमन इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट के लिए, जो इन्हीं के नाम पर रखा गया रमन इफेक्ट। और ये किससे संबंधित था? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित था। ठीक है, याद रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित था आपका रमन इफेक्ट, जिसके लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को कब प्राप्त हुआ? 1930 में प्राप्त हुआ। आगे, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर यदि हम लोग देखें तो पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और यही कारण है यही कारण है कि ठंड के दिनों में जब ऊपर बर्फ जम जाता है, महासागरों में जब ऊपर बर्फ जम जाता है, या फिर नदियों में ऊपर बर्फ जम जाता है, झीलों में जब ऊपर बर्फ जम जाता है, लेकिन उसके नीचे भी जो है मछलियां जिंदा रहती हैं। ठीक है, तो ये कारण है कि पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी की परपटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज या फिर सिलिकॉन। अब यहां पर कहां पूछा जा रहा है? अर्थ क्रस्ट में पूछा जा रहा है, ये याद रखिएगा, अर्थ क्रस्ट में पूछा जा रहा है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। इसमें यदि हम लोग देखें तो ऑक्सीजन जो है वो 46% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 46% होता है। और सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना होता है? सिलिकॉन आपका जो होता है वो 90% होता है। ठीक है, सिलिकॉन जो होता है वो 90% होता है। लेकिन अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन जो होगा वो कितना होगा? 46% होगा। परपटी में, पृथ्वी की परपटी में अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला जो एलिमेंट होगा, सबसे अधिक मात्रा में एलिमेंट कौन सा पाया जाएगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और पृथ्वी की परतों के बारे में यदि पूछा जाए तो उसमें हो जाएगा सिलिकॉन, उसमें हो जाएगा आपका सिलिकॉन। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो पृथ्वी की परतों के बीच में बात करें तो सिलिकॉन जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसमें आपका सिलिकॉन एल्यूमिनियम होता है जिसको सियाल कहते हैं। उसके बाद सीमा कहते हैं एक को, ठीक है, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका सियाल, सीमा, और एक होता है कौन सा? निकेल और फेरस से मिलकर के बनता है नीफे। ठीक है, तो सियाल, सीमा और नीफे होता है यहाँ पर। ठीक, सीमा इसको कहते हैं, ये SI और MG होता है यहाँ पर, लेकिन सीमा कहते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। तो सिलिकॉन जो होता है, पृथ्वी की जो परतें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। लेकिन अगर अर्थ क्रस्ट में पूछे, भू परपटी में पूछे या फिर पृथ्वी की परपटी पर पूछे तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। और उसके बाद कौन सा होगा? एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें सबसे ज्यादा जो होगा सिरके में उपस्थित वो होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, सिरके में कौन होगा? एसिटिक एसिड होगा। चलिए, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, 10 माइल पर मिनट या फिर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड? तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये यदि बात करें तो ये लाइट का स्पीड है,
ये जो है ना आपका लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो उसको बदलेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये मील प्रति मिनट और ये नहीं होगा, यहाँ पर 330 मीटर पर सेकेंड होगा, 330 मीटर पर सेकेंड, और इसको कहा जाता है सोनिक स्पीड। सोनिक स्पीड कहा जाता है। ठीक है, सोनिक स्पीड इसको कहा जाता है, और मैक 1 कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैक 1। मतलब कि कोई भी आपका मान लिया एरोप्लेन का स्पीड है, कोई भी एरोप्लेन है उसका कुछ स्पीड है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं v1। ठीक है, और साउंड का स्पीड जो है वो आपका मान लेते हैं s1। ठीक है, तो v1/s1 मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड बाई साउंड का स्पीड यदि करेंगे तो आपका मैक नंबर निकलता है। ठीक है, मैक नंबर निकलता है। ठीक, तो यहाँ पर जब हम लोग साउंड का स्पीड ऊपर दे रहे हैं और नीचे भी साउंड का स्पीड है, दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, मैक 1 कहा जाता है 330 मीटर पर सेकेंड को, और कहा क्या जाता है, सोनिक स्पीड कहा जाता है। अब इससे ज्यादा स्पीड हो जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, अल्ट्रासोनिक स्पीड कहा जाएगा, अल्ट्रासोनिक स्पीड कहा जाएगा 5 मैक तक। ठीक है, और उसके बाद यदि होगा तो उसको कहा जाएगा हाइपरसोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड 5 से ज्यादा जब हो जाएगा तब। ठीक है, तो याद रखिएगा मैक नंबर, सोनिक स्पीड, और ये आपका हाइपरसोनिक स्पीड, अल्ट्रासोनिक स्पीड, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है, लगभग। द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द अर्थ सरफेस इज अबाउट 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.5 सेकेंड या फिर 3.6 सेकेंड। तो ये कितना होता है, 8.5, 8 मिनट 40 सेकेंड होता है ना, 8 मिनट 40 सेकेंड होता है, तो उसको 8.5 सेकेंड कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 101 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 8.5 सेकेंड। चलिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या फिर क्रोमियम की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करना है यानी कि हार्डन करना है, तो उसमें क्या जोड़ा जाएगा, अमाउंट ऑफ कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन या फिर क्रोमियम। अब इसमें जो है हम मैग्नीज की मात्रा बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें क्या बढ़ाते हैं, मैग्नीज की मात्रा बढ़ा देंगे तो उसका हार्डनेस जो हो जाएगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन की मात्रा बढ़ा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसका मैग्नेटिज्म जो होता है या फिर जो चमक होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाने से, या फिर वो अधिक टिकाऊ हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड इन रंगीन पदार्थों की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस, पदार्थों की संरचना के निर्धारण में, इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, रंगीन पदार्थों का आंशिक आशोधन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस, या फिर एक मिश्रण से पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। अब क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों का पृथक्करण यदि करना हो, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर, तब क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। इन हाउस होल्ड एलपीजी सिलेंडर प्रेशर स्केल इज नॉट गिवन बिकॉज यह बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इनका प्रयोग निरापद नहीं है, मतलब इट इज नॉट यूजफुल, और ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये चोक हो जाते हैं एलपीजी के द्वारा। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये होता है आपका एलपीजी का फुल फॉर्म। और इसमें होता क्या है, नॉर्मल प्रोपेन और आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है, जनरली मेन जो घटक होता है वो इसका होता है ब्यूटेन। ठीक है, मेन घटक जो होता है वो ब्यूटेन होता है, और इसमें होता क्या है, नॉर्मल प्रोपेन और प्लस आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके कारण जो है ये चौक हो जाता है, मतलब कि क्या काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इस कारण से इसमें जो है प्रेशर गेज या फिर प्रेशर स्केल नहीं लगाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या फिर तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो आप लोग सुने होंगे तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। इसका जो है लाइट जो होता है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है, और वेव नेचर भी होता है। ठीक है,
पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। ये कौन सा वेव होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, जिसको संचरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। नो मीडियम, मीडियम जो होता है इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सूखी बर्फ है, सूखी बर्फ है, ड्राई आइस इज, ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जलित बर्फ या फिर ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सॉलिड वाटर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, डिहाइड्रेटेड आइस या फिर सॉलिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ड्राई आइस होता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मनुष्य की आनुवांशिक संरचना है। द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ मैन इज, यहाँ पर मनुष्य नहीं होगा, यहाँ पर पुरुष की पूछ रहा है, मैन पूछ रहा है, मतलब कि पुरुष की पूछ रहा है। तो पुरुष का अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक एक्स क्रोमोजोम होता है, एक वाई क्रोमोजोम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। यदि महिला के बारे में पूछता तो डबल एक्स हो जाता, 2 एक्स क्रोमोजोम उसमें होते हैं महिला में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, रात में होता है, दिन और रात होता है, दिन या रात में होता है, केवल दिन में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सनलाइट की मौजूदगी में होगा, ठीक है। सनलाइट होगा तभी ना उससे एनर्जी को अवशोषित करेगा क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट से ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना, तो वो क्या होगा? केवल दिन में होगा, ठीक है, रात में नहीं होगा, ठीक है। यही कारण है कि कहा जाता है कि रात में पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि पेड़ों के नीचे रात में सोना नहीं चाहिए, है ना। तो क्या होता है, कारण क्या होता है? क्योंकि उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा होता है, तो फोटोसिंथेसिस का ही तो बाई प्रोडक्ट होता है ना ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन वो लोग छोड़ेंगे नहीं, ऑक्सीजन वो लोग छोड़ेंगे नहीं तो फिर हम लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और वही वो भी ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और पेड़ के नीचे जो है सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी और इंसान मर भी सकता है। इस कारण से रात में पेड़ों के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो यहाँ पर कौन सी गैस आवश्यक हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक हो जाएगी। नाइट्रोजन से कोई बहस ही नहीं है और ऑक्सीजन तो इसका बाई प्रोडक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की चर्चा सबसे पहले किसने की थी? हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ लाइफ? न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन या फिर लैमार्क? किसने की थी? 110 नंबर क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की चर्चा सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले इसकी जो चर्चा है वो लैमार्क ने की थी। कब की थी? 1809 में ही कर दी थी, ठीक है, 1809 में ही कर दी थी, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो चार्ल्स डार्विन थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उत्तम की उत्तरजीविता, उत्तम की उत्तरजीविता, ये याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, ठीक है। जो उस नेचुरल कंडीशन में वो जो इकोलॉजी के साथ या फिर एनवायरनमेंट के साथ जो सामंजस्य बिठा पाएगा, जो उसमें ढल जाएगा वही जीवित रहेगा, अन्यथा वो जीवित नहीं रहेगा। यही कारण है कि जो बहुत सारे जो जानवर हैं, चाहे डायनासोर हो, चीता हो, ये सब एक्सटिंक्ट होते गए, ठीक है। चलिए, रेलवे के डिब्बे और हवाई जहाज के पुर्जों में किस धातु के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? विच मेटल अलॉय इज यूज्ड इन एरोप्लेन पार्ट्स ऑफ रेलवे कंपार्टमेंट, ठीक है। तो हवाई जहाज के पुर्जों में भी यूज किया जाता है और रेलवे कंपार्टमेंट्स में भी यूज किया जाता है। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें यूज किया जाएगा किसका? एल्यूमिनियम का जो अलॉय होता है, एलुमिना, जनरली एलुमिना का यूज किया जाता है, ठीक है। एलुमिना का यूज किया जाता है, Al2O3 का यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये जो है आपका Al2O3, इसका थोड़ा फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा। एलुमिना का यूज किया जाता है, ठीक है, और साथ में बॉक्साइट का भी, बॉक्साइट से भी जो है यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे एल्यूमिनियम के मिश्र धातु जो होते हैं उनको बना करके उसका यूज किया जाता है। क्योंकि उसमें मिश्र धातु जब बना देते हैं तब क्या होता है कि दूसरे
धातुओं का भी प्रॉपर्टी जुड़ जाता है और वो क्या हो जाता है, हल्का तो होता ही है एल्यूमिनियम, और साथ में क्या हो जाता है कि वो मजबूत भी हो जाता है, मजबूत भी हो जाता है, प्रेशर झेलने की क्षमता उसमें आ जाती है। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो ऊपर में बहुत ज्यादा होता है ना, प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और मतलब कि क्या कहते हैं, सॉरी, प्रेशर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो ऊंचाई पर जाने पर बहुत ही कम हो जाता है, और यही कारण होता है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वहां पर आपको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है ना। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही हम मुंह खोलेंगे वैसे ही उल्टी हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो दाब होगा वो ज्यादा होगा, और वहां पर दाब जो है ऊंचाई पर बहुत ही कम हो जाएगा। या फिर जब आप हिमालय पर चढ़ते हैं तब भी क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाया जाता है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ऑक्सीजन हटाएंगे, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी, तो क्या होगा, शरीर के अंदर का दाब बहुत ज्यादा है और बाहर का दाब बहुत कम है, तो हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने की टेंडेंसी होती है। तो हमारे शरीर से सारा खून और सारा कुछ जो है ना, जितना अस्थि पंजर है सब कुछ बाहर आ जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है आपका एल्यूमिना का यूज किया जाता है, ताकि वो जो कम प्रेशर है और बहुत ज्यादा जो आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन खराब होता है तो उसको झेल सके। ठीक है, इस कारण से एल्यूमिना का यूज किया था, और हल्का भी होता है साथ में। भारत के किस राज्य में चांदी का उत्पादन होता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस सिल्वर? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार? विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस सिल्वर? तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका सर्वाधिक जो होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो राजस्थान में होता है। राजस्थान का जो खेतरी का खान है वहां पर सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है। भारत का जितना भी चांदी उत्पादन होता है उसका 87% राजस्थान में होता है। ठीक है, और उसके बाद स्थान आता है आंध्र प्रदेश का, जहां पर 3% उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, 112 का आंसर बी। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अश्रु गैस के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड एज टीयर गैस? हाइड्रोजन, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, N2 यानी कि नाइट्रोजन, Cl2 यानी कि क्लोरीन। तो टीयर गैस के रूप में हम लोग किसका यूज करेंगे? टीयर गैस के रूप में हम लोग यूज करेंगे क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का यूज करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? C10H5ClN2। ठीक है, C10H5ClN2, तो इसमें क्या हो जाता है? क्लोरीन जरूर उपस्थित रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, अश्रु गैस के रूप में किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? निर्वात में मतलब कि कहाँ पूछा जा रहा है? वैक्यूम में पूछा जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, और 3 × 10⁸ लाइट ईयर्स। तो क्या हो जाएगा? लाइट ईयर तो किसका होता है? डिस्टेंस का होता है ना, डिस्टेंस को लाइट ईयर में मापते हैं। तो ये तो स्पीड पूछा जा रहा है, तो ये तो आप ऐसे ही काट सकते हैं। किलोमीटर पर सेकेंड नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्पीड हो गया, ये होगा क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। यदि इसी को यदि बदल देंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, 3 × 10⁻10 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 114 का ए हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं, रासायनिक उद्योग में किस अम्ल को मूल रसायन माना जाता है? विच एसिड इज यूज्ड कंसिडर्ड एज बेसिक केमिकल इन केमिकल इंडस्ट्री? H2CO3, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, H2SO4 यानी कि मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें जो है मूलभूत रसायन किसको माना जाएगा? मूलभूत रसायन माना जाएगा H2SO4 को। ठीक है, याद रखिएगा, H2SO4 को मूलभूत रसायन माना जाता है रासायनिक उद्योग में। आंत की बीमारी में इलाज के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है? विच रे इज यूज्ड फॉर क्यूर इन इंटेस्टाइनल डिजीजेस? तो एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे या फिर गामा रे? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका एक्सरे का यूज किया जाता है। आंत की बीमारी जो है, इंटेस्टाइनल डिजीज जो होता है, उसमें आप किसका यूज करेंगे? एक्सरे का यूज करेंगे। ठीक है, एक्सरे का यूज करेंगे। और आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। या फिर आप जो है ना अल्ट्रासोनिक वेव का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक
वेव का भी यूज किया जाता है। आप देखते होंगे कि पेट की जो बीमारी हो जाती है तो उसमें डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को भेजते हैं पेट के अंदर, और फिर जो है पेट के अंदर का जितना भी फोटो है वो सब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है, द थ्योरी ऑफ फ्यूज इज, बिजली का रासायनिक प्रभाव, बिजली का यांत्रिक प्रभाव, बिजली का ताप प्रभाव या फिर बिजली का चुंबकीय प्रभाव। अब फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज में आपका एक बहुत ही पतला वायर होता है, ठीक है, बहुत ही पतला वायर होता है, और जैसे ही बिजली मतलब कि वोल्टेज जो होता है अचानक से ज्यादा हो जाता है तो वो तार जो होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म होकर के और टूट जाता है, पिघल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिजली का जो ताप प्रभाव है उसका यूज किया जाता है फ्यूज में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, बिजली का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा, फ्यूज के रूप में जो तार का यूज किया जाता है वो किस चीज का बना होता है, ये जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। किस परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण मौजूद होते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से कण मौजूद होते हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या होता है, पी और एन होता है, पी प्लस एन जो होता है वो नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस चार्ज होता है, और वो चारों तरफ चक्कर लगाता है नाभिक के। चलिए आगे देख लेते हैं। दीर्घ दृष्टि के उपाय में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, व्हिच लेंस इज यूज्ड इन द रेमेडी ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस, उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर लेंस है, ठीक है, और अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। तो कनकेव और कन्वेक्स दोनों में लेंस और मिरर ये ऑप्शन में दिया हुआ है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। कनकेव मिरर यदि हम लोग देखें तो ये होता है कनकेव मिरर, जिसमें धंसा हुआ भाग जो होता है वो परावर्तक सतह होता है, और उभरा हुआ भाग जो होता है उसमें कली किया हुआ रहता है। और यदि हम लोग बात करें आपका किसका, उत्तल दर्पण का, मतलब उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर का बात करें तो इसमें उभरा हुआ जो सतह है वो परावर्तक सतह का काम करता है, और धंसा हुआ जो सतह है वो क्या होता है, कलई किया हुआ होता है। वहीं पर अगर हम लोग लेंस की बात करें तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल लेंस, और ये हो गया आपका अवतल लेंस, ठीक है, ये हो गया आपका अवतल लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीजें तो आसानी से दिखाई देगी, देखिए यहाँ पे उल्टा होता है इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो जहां पर दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में कहा जा रहा है वहां पर सीधा उल्टा कर दीजिए कि दीर्घ दृष्टि दोष है, तो जनरली समझ में आता है कि दूर की चीजें देखने में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, दूर का चीज सही दिखेगा, नजदीक का चीज जो होगा वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ फोकस क्यों हो जाएगा, क्योंकि इमेज जो है दीर्घ दृष्टि दोष में इमेज जो होगा वो रेटिना के पीछे बनेगा। जनरली जो नॉर्मल आईज होती है उसमें रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसको मस्तिष्क जो है वो सीधा करके हमें दिखाता है। वो सब चीजें आंख हम जब पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, रेटिना के पीछे बनने लगता है, प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनने लगता है, ठीक है। अब रेटिना के पीछे बनेगा तो नजदीक की चीजें जो होती हैं आउट ऑफ फोकस हो जाती है, और इसलिए इसके उपचार में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, जिसको अगर यूज करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मतलब रेटिना के पीछे बन रहा था उसको रेटिना पर बनाने में मदद कर देगा, और रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो हमको नजदीक का चीज भी ठीक से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। चल दोपहर 12 बजे कोई व्यक्ति किस दिशा में एक इंद्रधनुष देख सकता है, इन विच डायरेक्शन कैन वन सी अ रेनबो एट 12 o'clock एट द नून। अब इसमें क्या हो जाएगा, वेस्ट साउथ ईस्ट और इट्स नॉट सीन, तो यह देखा नहीं जा सकता। दोपहर 12 बजे जो है वो आपको इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। इंद्रधनुष क्यों बनता है, क्योंकि जो हवा में सस्पेंडेड जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट कर, सूर्य की लाइट को जो होते हैं वो बिखरा देते हैं, इस कारण से तोड़ देते हैं, स्पेक्ट्रम का काम कर, स्पेक्ट्रम में बांट देते हैं, इस कारण से हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब 12 बजे क्या होगा, एकदम सीधा करेगा सूर्य का रोशनी, ठीक है, सूर्य का रोशनी एकदम 90 डिग्री पर पड़ेगा। अब 90 डिग्री पर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, उसी दिशा में लौट जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, और इस कारण से आपको क्या होगा, ये रेनबो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
सेविंग उद्देश्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फॉर सेविंग पर्पस इट इज यूज्ड। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर आपका निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसमें यदि हम लोग सेविंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो सेविंग पर्पस के लिए आपका कनकेव मिरर का यूज हम लोग करेंगे। कनकेव मिरर यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे दर्पण डाल दीजिए। अवतल दर्पण का यूज किया जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, दाढ़ी बना रहे होते हैं। दाढ़ी जो होता है हमारा बहुत छोटा छोटा होता है, और इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि हमको उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे ताकि हम आसानी से दाढ़ी को काट सके, है ना, कैंची से काट सके, या फिर अच्छे से दिखाई दे ताकि कट फट ना जाए। तो उस अब आप जानते हैं कि जो आपका कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर जो होता है, जो अवतल दर्पण होता है, वो क्या करता है, जो आपका छोटा चीज है उसको बड़ा करके दिखाता है ना। और उसमें हम लोग जो है, मान लिया ये इंसान है, तो आपका मिरर कहाँ रखेगा? वो मिरर एकदम नजदीक रखेगा, है ना, मिरर एकदम नजदीक रखेगा। तो आप जानते हैं कि अगर अवतल दर्पण है और उसमें अगर ऑब्जेक्ट को नजदीक रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है और दूर बनता है, तो वो बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। और इस कारण से हम लोग क्या यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं मिरर के रूप में। कब? जब हम लोग सेविंग बनाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग पाउडर इज NaOH, Na2CO3, NaSCO3 और COH होल ट्वाइस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर क्या होता है? आपका धोबिया सोडा होता है। ठीक है, एक होता है आपका धोबिया सोडा और एक होता है आपका खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा और धोबिया सोडा। तो जो खाने का सोडा होता है, खाने का जो सोडा होता है, खाने का जो सोडा होता है, उसको याद रखने के लिए एक बड़ा ही अच्छा सूत्र है, मतलब कि एक ट्रिक है कि खाने से क्या होता है? पेट में वायु उखड़ जाता है। ठीक है, तो वायु उखड़ जाता है, इसलिए आपका NaCO3 होगा। NaCO3 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। NaCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? खाने का सोडा हो जाएगा। और Na2CO3 जो होता है वो आपका वॉशिंग पाउडर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका Na2CO3। तो याद रखने का तरीका है ना कि खाने से पेट में वायु उखड़ जाता है, मतलब दर्द होने लगता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, और धोने का सोडा जो है वो सीधा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो याद जरूर रखिएगा। 122 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी गेट सोलर एनर्जी? चंद्रमा, समुद्र, सूर्य या फिर हवा? तो ये तो बच्चा भी बता देगा कि सूर्य की ऊर्जा है तो किससे प्राप्त होगी? सन से प्राप्त होगी, सीधी सी बात है। चलिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैम्फर वेपर फ्रॉम सॉलिड कैम्फर इज कॉल्ड वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग, पिघलना यानी कि मेल्टिंग, या फिर ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठोस से डायरेक्ट गैस बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि मोमबत्ती है, जैसे मोमबत्ती तो आप देखते हैं कि पहले क्या होता है? मोमबत्ती को जलाइएगा तो पहले पिघलेगा, उसके बाद गैस बनेगा, है ना, और पिघल के वो मतलब एक तरह का लिक्विड बन ही जाता है। लेकिन कपूर को यदि आप देखें तो कपूर डायरेक्ट जल जाता है। कपूर से क्या पानी बनता है? नहीं बनता है ना, तो वो ठोस होता है और उससे डायरेक्ट गैस में बदल जाता है वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पौधों और पेड़ों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक संश्लेषण यानी कि मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या फिर फोटोसेंसिटाइजेशन या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो फूड जो प्लांट्स बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो होता है सूर्य से ऊर्जा अवशोषित करता है और उससे जो है वो क्या बनाता है? आपका ऊर्जा बनाता है, भोजन बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज का एक फॉर्म बनाता है। ठीक, और ऑक्सीजन मुक्त करता है। इसी को कहा जाता है आपका फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या करता है? धरती से जल लेता है और खनिज लवण लेता है। ठीक है, किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, केवल दिन में हो सकता है फोटोसिंथेसिस, ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? विच मेटल इज यूज्ड एज सेमीकंडक्टर इन ट्रांजिस्टर? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या फिर चांदी? अब ये सब में जो है अर्धचालक जो है सेमीकंडक्टर केवल जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन होता है या फिर आपका जर्मेनियम होता है जो कि यूज किया जाता है, ठीक है। तो जनरली जर्मेनियम ही यूज किया जाता है अर्धचालक के रूप में। किसमें? ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर में आईसी से बनता है ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट से बनता है ट्रांजिस्टर आपका, और आईसी जो बनता है वो आपका अर्धचालक से बनता है। सिलिकॉन डायोड नाम सुना होगा आपने, जर्मेनियम, ये सब जो है आपके अर्धचालक होते हैं, ठीक है। जैविक प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोटिक सिस्टम? बायोटिक सिस्टम याद रखिएगा, ये जो है आपका जैविक प्रणाली में पूछा जा रहा है। जीवाणु, डीएनए, एंजाइम या फिर प्रोटीन? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो जैविक प्रणाली में जो भी प्रतिक्रिया होती है उसको उत्प्रेरित कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? कैटलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एंजाइम हो जाएगा, ठीक, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव में मधुमेह के लिए निम्नलिखित का नुकसान जिम्मेदार है? लॉस ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज इन ह्यूमन? ग्लाइकोजन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या फिर इंसुलिन? अब यहाँ पर जो होगा इंसुलिन होगा। आप लोगों ने देखा होगा इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है जब डायबिटीज हो जाता है इंसान को, है ना। और इंसुलिन जो होता है वो कहाँ बनता है? ये बनता है आपका पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में से जो है ये निकलता है इंसुलिन, और पैंक्रियाज में भी एक महत्वपूर्ण स्थल होता है, ठीक है, वहां से निकलता है, जिसको क्या कहते हैं? लैंगर हैंस की द्वीपिका कहते हैं, ठीक है, द्वीपिका कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा लैंगर हैंस की द्वीपिका से ये इंसुलिन निकलता है, जो कि होता है कहाँ पे? पैंक्रियाज में होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन विच इज फाउंड इन साइट्रस फूड्स एंड वाइटल फॉर हेल्थ ऑफ स्किन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि खट्टे फलों में या फिर खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सब में विटामिन सी पाया जाएगा। टमाटर हो गया, ये सब में विटामिन सी पाया जाएगा, ठीक। और यह जो है त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए देखते होंगे संतरा का जो छिलका होता है उसका यूज किया जाता है, आपका स्किन का जो ये पाउडर वगैरह होता है वो सब बनाने में यूज किया जाता है, या फिर स्किन का डिजीज वगैरह हटाने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस, हिमोलिसिस, ऑस्मोसिस या फिर पक्षाघात या पैरालिसिस? पैरालिसिस तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायलिसिस हो जाएगा। इसमें क्या होता है? जो शरीर के अंदर का जो खराब खून होता है उसको नए ताजा खून से बदल दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है, और इसके माध्यम से प्यूरिफिकेशन किया जाता है ब्लड का, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ये पिछले वीडियो में भी बताया था। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय टरबाइन एंड डायनमो which energy is converted into electrical energy? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या फिर मैग्नेटिक ऊर्जा? तो इसमें जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में। होता क्या है? बहुत ऊपर से इसमें जो है आपका पानी की धारा गिराई जाती है, और यहाँ पर जो होता है आपका डायनमो लगा होता है, इस प्रकार का डायनमो लगा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये पंखे की तरह होता है, ठीक। अब इस पर जब गिरेगा पानी बहुत जोर से तो ये क्या होगा? ये जो होता है रोटेट करना शुरू करेगा और इसमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा, और इसी मैकेनिकल एनर्जी को फिर जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसको कहा जाता है डायनमो या फिर टरबाइन, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा होता है मोटर। इसी का जस्ट उल्टा होता है मोटर, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, जो कि आप अपने घर में भी देखते हैं। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? विच टाइप ऑफ लेंस यूज्ड इन रीडिंग ग्लासेस? तो जो पढ़ने वाला ग्लास होता है, मतलब पढ़ने में दिक्कत होता है, जो आपका अक्षर है वो ढंग से नहीं दिखाई देता है, जनरली आजकल तो बच्चों को भी लगने लगा है ये लेंस, ठीक है। तो इसमें यूज किसका क्या आता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस या फिर ए और बी दोनों का यूज किया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है।
याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोगों ने दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया था, क्यों किया था? तो अवतल दर्पण का जस्ट उल्टा होता है ना उत्तल, जस्ट जैसे अवतल दर्पण है वैसे ही तो आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में भी क्या होता है कि अब पढ़ने के क्रम में क्या होता है, जो किताब होता है वो आपसे बहुत नजदीक होता है, तो नजदीक की चीज जो है वो आपको क्या हो रहा है, नजदीक की चीज दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि आपको दीर्घ दृष्टि दोष है। तो दीर्घ दृष्टि दोष का उपाय किससे किया जाता है? उत्तल लेंस के से किया जाता है। अभी जस्ट मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझाया है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर? सीसा, पारा, निकेल या फिर टिन? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पारा। पारा जो होता है वो सामान्य तापक्रम पर द्रव होता है। सामान्य तापक्रम पर क्या होता है? द्रव होता है। और इसीलिए इसका यूज जो होता है किसमें किया जाता है? थर्मामीटर में किया जाता है। जो साधारण थर्मामीटर होता है जिससे हम लोग बुखार वगैरह की जांच करते हैं उसमें पारा का यूज किया जाता है। एक और कारण होता है, ये बहुत चिकना होता है और इस कारण से जो आपका थर्मामीटर का जो ग्लास है उसमें चिपकता नहीं है, ठीक है, ठीक, और स्वतंत्र विचरण उसमें कर सकता है, ठीक है। और ये जो है ज्यादा मतलब पिघल नहीं जाता है या फिर गैस में नहीं बदल जाता है तापक्रम बदलने पर, तो ये भी एक कारण है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? विच ऑफ देम इज द हार्डेस्ट वन? हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज या फिर प्लेटिनम? अब इसमें सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा है ये पूछा जा रहा है, डायमंड, ग्लास, क्वार्ट्ज या फिर प्लेटिनम? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड जो होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। डायमंड जो होता है ना उसको काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। स्पेशल किस्म का उसके लिए औजार होता है जिससे कि डायमंड को काटा जाता है या फिर उसको चिकनाया जाता है, उसको साफ किया करके और चमकीला बनाया जाता है, ठीक है। ये जो है डायमंड वो जो होता है सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। डायमंड का यूज किया जाता है किसको? शीशा वगैरह को काटने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। चलिए, साबुन बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग सोप? वनस्पति तेल, मोबिल, मिट्टी तेल या फिर कटिंग तेल? वेजिटेबल ऑयल, मोबिल या फिर केरोसिन या फिर कटिंग ऑयल? किसका यूज किया जाता है साबुन बनाने में? तो साबुन बनाने में किसका यूज किया जाएगा? यूज किया जाएगा आपका वनस्पति तेल का। मिट्टी तेल का यूज थोड़ी ना करेंगे, मिट्टी तेल से तो पूरा शरीर जो है वो और गंध देने लगेगा। मोबिल का भी यूज नहीं करेंगे, कोई चिकनाई थोड़ी चाहिए यहाँ पर, कोई हम लोग ऑटोमोबाइल का पार्ट थोड़ी ना कि वहां पर मोबिल का यूज करेंगे। और कटिंग तेल का भी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर किस चीज का यूज करेंगे? वनस्पति तेल का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? द गैस यूज्ड इन कुकिंग पर्पस इज प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड गैस का मिश्रण? यानी कि यहाँ पर N2O की बात की जा रही है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात की जा रही है, तो ये तो होगा नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, होगा क्या? मीथेन, यानी कि CH4 का यूज किया जाता है खाना बनाने में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेस्थीसिया में डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हास्य गैस है? द लाफिंग गैस यूज्ड बाय डॉक्टर इन एनेस्थीसिया इज? एनेस्थीसिया क्या होता है? आपको ऑपरेशन से पहले बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है एनेस्थीसिया। उसमें क्या किया जाता है? लाफिंग गैस का यूज किया जाता है। और वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों ऑप्शन सेम ही दे दिया है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड आप देंगे क्या बेहोश करने के लिए? कभी नहीं देंगे, वो तो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। नाइट्रस ऑक्साइड और ये जो होता है ये तो पॉल्यूटेंट ही होता है, तो ये क्या पॉल्यूटेंट दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा ना। तो आप आसानी से इसमें जो है ऑप्शन छांट सकते थे कि नाइट्रस ऑक्साइड होगा N2O जो होगा यही होगा आपका क्या? एनेस्थीसिया में डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आपकी हास्य गैस जिसको कहते हैं, लाफिंग गैस जिसको कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देख लेते। सॉरी, ये जो होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो यहाँ पर NO2 होगा, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने गलत बता दिया, माफ कीजिएगा, यहाँ पर NO2 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? द पॉल्यूटेड गैस इमिटेड थ्रू व्हीकल्स इज प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो प्राइमरली पूछा जा रहा है। प्राइमरली क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। प्राइमरली जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, आपका सीसा, लेड वगैरह सब कुछ निकलता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो सबसे ज्यादा निकलता है। मार्स गैस किसको कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं मीथेन को,
मार्स गैस कहते हैं मीथेन को, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? Which is used in preservation of edible substances? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो हो गया नमक, नमक का यूज किया जाता है अचार वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन खाने की वस्तुओं को के परिरक्षण में मतलब प्रिजर्वेशन में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो किस चीज का होता है? सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है आपका सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, वैसे बाकी सब चीज का भी यूज होता है, लेकिन सोडियम बेंजोएट जो होता है उसका सबसे ज्यादा यूज होता है खाने की चीजों के परिरक्षण में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में यूज होती है? जो आपका ये बल्ब हुआ करता था, अब तो एलईडी लाइट आ गया, लेकिन इस तरह का जो बल्ब हुआ करता था और इसमें जो फिलामेंट लगा होता था, ये किस चीज का होता था? यही पूछा जा रहा है। लोहा, मॉलिब्डेनम, चांदी या फिर टंगस्टन। तो ये जो होता था टंगस्टन का बना होता था। ठीक है, ये जो होता था टंगस्टन का बना होता था। अभी भी आपको ये बल्ब दिख जाएगा बहुत सारे होटल्स वगैरह में, सजावट के लिए अब इसका ज्यादातर यूज किया जाने लगा है। मैंने देखा है रेस्टोरेंट्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए 70 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 140 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो इस पार्ट को यहीं पर करते हैं समाप्त। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और ये जो है 4-5 पार्ट लगेगा, 5 पार्ट लगभग होगा जिसमें कि ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 4 या 5 पार्ट होगा। ठीक, तो हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। ठीक, तो चलिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।